सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडी क्रिएटर। तो जिस तरह आपको पता है कि आज हम एक न्यू एनिमे सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हर एनिमे की तरह इस एनिमे में भी हमारा हीरो वीक ही होता है यार, क्या करें। लेकिन अपने सपनों के आगे नहीं, क्योंकि इसका सपना था द विज़र्ड किंग बनने का, जो कि तमाम मैजिशियन में से सबसे पावरफुल मैजिशियन होता है। लेकिन इस एनिमे के अंदर भी बाकी एनिमेस की तरह एक जरा सा ट्विस्ट था। क्या बस हमारा हीरो मैजिक करना नहीं जानता था यार? हाँ, वैसे मैं जानता हूँ कि ये ज़रा सा ट्विस्ट तो नहीं है, लेकिन क्या करें, क्योंकि हमारा हीरो गलती से ही एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जाता है जहाँ पे हर काम ही मैजिक से होता है, चाहे वो टट्टी करना ही क्यों ना हो। लेकिन इससे हमारे हीरो को तो क्या, क्योंकि इसके अंदर तो एक बूंद के कतरे जितने भी मैजिकल पावर्स नहीं थी। तो चलो फिर हम जल्दी से इस एनिमे को देखते हैं कि कैसे हमारा हीरो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और बनता है द नेक्स्ट विज़र्ड किंग। लेकिन हाँ, अगर मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एनिमी मेरा फेवरेट एनिमी सीरीज है, तो प्लीज कमेंट में गाली नहीं देना यार इसको। तो दोस्तों, जब हम इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई दो बच्चों को छोड़कर चला गया था, और फिर इस चर्च का पादरी इन बच्चों को उठाकर अपने साथ अंदर ले जाता है। इसमें से एक बच्चा तो भाई साहब काम और साइलेंट होता है जिसका नाम यूनू है, लेकिन दूसरा तो भाई साहब सभी बच्चों का बाप और इतना शरारती कि खुद यमराज इधर आकर बोलेंगे यार पता नहीं मैंने किसको भेज दिया है। क्योंकि यार ये जब बच्चा आंखें खोलता है और फादर इसको देखते हैं तो ये फादर को ही लात मार देता है, जिससे फादर नीचे गिर जाते हैं। और यही है हमारा इस एनिमे सीरीज का हीरो, जिसका नाम है वन एंड ओनली आस्था। और वैसे दोस्तों, कोई भी इस बच्चे के नाम पे मत जाना आस्था, क्योंकि 15 साल बाद यही बच्चा आस्था बड़े होकर अपनी चर्च की सिस्टर लिली को प्रपोज कर देता है। सिस्टर लिली, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी कर लोगी? चल हट पीछे। हाँ यार, हमारा हीरो ही सिस्टर लिली को प्रपोज कर देता है, लेकिन सिस्टर लिली भी इसको एक वाटर बस के दर्शन करवाती हैं, क्योंकि वैसे भी आस्था भाई हमारे सिस्टर लिली से सच्चा वाला प्यार करता था। लेकिन भाई साहब क्या करें, तुम्हें तो पता ही होगा कि सिस्टर लोग शादी वगैरह नहीं करती, उनकी फिजिक्स में शादी का लफ्ज ही नहीं है। और वैसे ये बात आस्था को भी नहीं पता कि भाई सिस्टर लोग शादी नहीं करते हैं, लेकिन क्या करे, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है, छोड़ो। फिर आस्था के नीचे गिरने के बाद आस्था दोबारा से खड़ा होता है, लेकिन फिर पीछे से यूनो इधर आ जाता है और दोबारा से उसको गिरा देता है। जिसके बाद आस्था भाई को सही वाला गुस्सा आने लगता है, इतना गुस्सा दे वो दुनिया ही तहस नहस कर दे। ये देखते हुए आस्था भाई यूनो को फाइट करने पे मजबूर करता है, लेकिन यूनो भाई इसको मना कर देता है यार कि यार वैसे कोई तो हमारे आस्था भाई को सीरियस लो। लेकिन ये सुनने के बाद आस्था भाई यूनो पे अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है। लेकिन क्या करें, क्योंकि ना ही आस्था भाई के पास कोई दिमाग था और ना ही मैजिकल पावर्स, तो इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता सिवाय किसी और चीज के। जिसकी वजह से नैश, जो कि आस्था का छोटा भाई है, वो आस्था को हार मारने को कहता है। लेकिन आस्था भाई हार नहीं मानता, बल्कि ऊपर से एक्सरसाइज करने लगता है। क्या बात है। ये देखते हुए आस्था के दूसरे बहन भाई भी आस्था पे हंसने लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ से जब आस्था यूनो को सिस्टर लिली के कपड़े सुखाते हुए देखता है तो आस्था भाई का दिमाग ही हिल जाता है यार। और फिर आस्था भाई उठकर लकड़ियां काटने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे भी यूनो भाई आकर आस्था का प्लान बिगाड़ देते हैं। क्योंकि यार आस्था भाई असल में चाहते थे कि यार सिस्टर लिली के थोड़े बहुत काम करके ना सिस्टर लिली की नजरों में एक ऊपर वाला रैंक पाया जाए ना, समझा करो। इसके बाद फादर भी इधर आ जाते हैं और यूनो की तारीफ की किस्से गाने लगते हैं। लेकिन खाली इस टाइम पे सिस्टर लिली आस्था के पास आती हैं और आस्था को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आस्था, तुम्हें घबराने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें एक दफा तुम्हारी ग्रीन वॉर मिल जाएगी फिर तुम भी मैजिक कर सकते हो। इसको सुनने के बाद आस्था भाई मान जाते हैं यार, क्या करें। और अपने दिल को ऐसे ही समझाने के लिए अपने आप से वादा करता है कि बस एक दफा बस मुझे मेरी ग्रीन वॉर मिल जाने दो, उसके बाद मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन द विज़र्ड किंग बनूंगा। अब विज़र्ड किंग बनने का सपना इतना बड़ा था कि आस्था भाई इसके लिए अपनी ट्रेनिंग को और भी हार्ड कर देते हैं, ताकि उसके और खाली विज़र्ड किंग के सपने में और कोई दूसरा नहीं आ पाए, यूनो भी नहीं। और आखिरकार वो ही दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था, जब आस्था को और दूसरे बच्चों को इनकी ग्रीन वॉर्स मिलेंगी। इसीलिए ये सारे लोग ग्रीन वॉर को लेने के लिए ग्रीन वॉर टावर जाते हैं, जहाँ पे आस्था के अलावा दूसरे तमाम गांव के बच्चे, कुछ कॉमनर्स और कुछ रॉयल फैमिलीज के खास चश्मो चिराग भी यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रॉयल फैमिलीज के बच्चे कॉमनर्स को देखकर अजीब से मुंह बनाने लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ से यहाँ पे कोई 100 साल पुराना बुढ़ा अपनी कब्र से निकल कर आता है, जिसका लिटरली यार मुझे नाम नहीं पता था और वैसे भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन ये ग्रीन वॉर टावर का मास्टर होता है, जो कि इन सभी बच्चों को इनकी ग्रीन वॉर देगा। इसके इधर आने के बाद सारे लोग इसको वेलकम करते हैं और फिर ग्रीन वॉर की सेरेमनी शुरू होती है, जिसके बाद पूरे आसमान से ही ग्रीन वॉर आने लगती हैं, जिधर सभी बच्चों को
3 लीफ ग्रीमवोर मिलती हैं और हमारे यूनो भाई के पास आती है 4 लीफ ग्रीमवोर, जो कि सेम टू सेम वैसे ही थी जो कि फर्स्ट विजिट किंग को मिली थी। लेकिन हाँ, मैं शायद तुम्हें बताना भूल गया कि हमारे आस्था भाई के पास कोई भी ग्रीमवोर नहीं आती है। क्या करें, बेचारे की किस्मत ही खराब है, क्योंकि यार ग्रीमवोर मैजिक सेंस करके ही अपने रियल ओनर्स को ढूंढती है। लेकिन क्या करें, हमारे आस्था भाई की बॉडी में तो यार एक बूंद कतरा जितना भी मैजिक नहीं था, जिसकी वजह से ये सारे बच्चे आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पे हंसना शुरू कर देते हैं। ये देखो, इसके पास तो ग्रीमवोर ही नहीं है, ये बनेगा मैजिक नाइट। इन कॉमनर्स को तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ओए, इनको अंदर किसने घुसने दिया? इसके बाद यूनो को गुस्सा आ जाता है और फिर यूनो अपनी ग्रीमवोर की पावर दिखाता है। इसको देखने के बाद ये सारे लोग चुप कर देते हैं और फिर ये तमाशा खत्म हो जाता है। और ये तमाशा खत्म होने के बाद ये सारे लोग अपने घर को वापस जाने लगते हैं और फिर इन घर जाने के बाद रास्ते में ही 2 रॉयल फैमिलीज के बच्चे यूनो को रोक लेते हैं और इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के चक्कर में यूनो पे अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते हैं। लेकिन यूनो भाई को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यूनो भाई बगैर किसी मैजिकल बुक के इसको डिफेंड भी कर लेता है, क्योंकि अब हर कोई बंदा आस्था भाई की तरह तो नहीं होता ना कमजोर। इस बेचारे को तो उसकी ग्रीमवोर ही नहीं मिली और सारे लोग तो यही समझ लेते कि भाई आस्था कहीं कोने कुतरे में जाकर भाई रो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि इस एनिमी के अंदर मुझे सबसे जो अच्छी बात आस्था की लगती है वो है कभी ना हार मानने की। इसलिए आस्था भाई अपनी ट्रेनिंग को और भी हार्ड कर लेता है ताकि वो बन सके एक दिन विज़र्ड किंग। लेकिन एकदम से आस्था को एक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि दूसरी तरफ से रेवची जो कि मास्टर ऑफ चेन मैजिक है वो इधर आ जाता है और इन दोनों लड़कों को ही अपनी चेन मैजिक से पकड़ लेता है। और वैसे दोस्तों, ये कोई आम ऐसी वैसी चेन नहीं है, ये थी एक मैजिकल चेन जिसके अंदर कोई भी एक दफा घुस गया या पकड़ा गया तो अपना कोई भी मैजिकल एबिलिटीज, कोई भी मैजिकल टूल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिसके बाद रेवची अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। इतना हमें पता चलता है कि रेवची पहले एक रॉयल नाइट था, लेकिन एक मिशन में काफी इंजर्ड होने के बाद इसके स्क्वाड ने इसको धक्के देते हुए निकाल दिया और फिर इसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं बचा था सिवाय चोरी करने के, तो इसने चोरी करने का ही रास्ता अपना लिया। और आज भी रेवची यहाँ पर यूनो की ग्रीमवोर चुराने के लिए ही आया था। इसीलिए रेवची यूनो को अपनी चैन मैजिकल से पकड़ लेता है और इसकी ग्रीमवोर को भी उठा लेता है। इसके बाद रेवची की नजर यूनो के लॉकेट पे पड़ती है और इसीलिए रेवची आगे बढ़ता है। लेकिन फिर हमारे यहाँ पे आस्था भाई की गांड फाड़ू एंट्री होती है। ओ सॉरी, बस थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई है। हाँ, फिर यहाँ पे हमारे आस्था भाई की एंट्री होती है और रेवची के हाथ में यूनो की ग्रीमवोर देखकर आस्था भाई इसको वापस करने को बोलते हैं। लेकिन रेवची उस्ताद आस्था का मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि हाँ, अब तू मुझे रोकेगा, तेरे पास तो कोई ग्रीमवोर भी नहीं है और शायद तू तो वही ना, इस बेचारे को तो उसकी ग्रीमवोर भी नहीं मिली थी। हाँ, तू मुझे याद है यार। इसके बाद आस्था कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ जिसको कोई भी ग्रीमवोर नहीं मिली, लेकिन मैं फिर भी आज अपने भाई की ग्रीमवोर तुझसे बचा कर रहूंगा। ये कहने के बाद आस्था रेवची पे हमला कर देता है, लेकिन रेवची इस अटैक को डिफेंड करते हुए आस्था पे अपने चैन मैजिक से हमला करता है, जिससे आस्था काफी जख्मी हो जाता है और फिर आस्था नीचे गिर जाता है। आस्था के नीचे गिरने के बाद रेवची इधर आता है और आस्था का मजाक उड़ाने लगता है। ए, तू बनेगा विज़र्ड किंग, इसके पास कोई ग्रीमवोर ही नहीं है। पहले एक काम कर ले बच्चे, सबसे पहले तो अपने भाई को मुझसे बचा के दिखा। ये कहने के बाद रेवची आस्था को वो बता देता है जिसे शायद आस्था को नहीं पता होना चाहिए था। ये लड़के, तेरा क्या नाम था? हाँ आस्था, शायद तुझे पता नहीं है कि मैंने अपनी चैन मैजिक की मदद से तेरी बॉडी में से माना सोर्स को चेक किया था, लेकिन क्या अगर तेरी बॉडी में से तो एक खून के कतरे जितना भी मैजिक नहीं है। तो मुझे बता, तो कैसे बनेगा विज़र्ड किंग? ये कहने के बाद रेवची आस्था को अपने मजे के लिए बहुत गंदे वाला मारने लगता है, लेकिन ये सुनने के बाद आस्था पूरी तरीके से ही अंदर से टूट चुका था और आस्था को कहीं ना कहीं ये समझ आ ही गया था कि मैं कभी भी मैजिक नाइट नहीं बन सकता, क्योंकि चाहे वो जितनी ही हार्ड ट्रेनिंग कर ले, चाहे वो जितनी ही पुशअप्स मार ले, क्योंकि आखिरकार मैजिक नाइट तो वही बनता है जिसके अंदर मैजिक होता है और मुझ में तो मैजिक है ही नहीं। और फिर जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने लगता है, लेकिन नहीं, क्योंकि यूनो आस्था को हिम्मत दिलाता है, लेकिन अपने स्टाइल में। ये नहीं कि भाई तू विज़र्ड किंग बनेगा, बल्कि तुझे ग्रीमवोर मिलेगी। असल में यूनो आस्था को इस तरह मोटिवेट कर रहा था कि आस्था, मुझे पता है कि तुम विज़र्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा और तुम मेरे सबसे बड़े राइवल हो। ओ भाई साहब, ये
किस तरह का मोटिवेशन है यार। लेकिन खैर, क्योंकि ये सुनने के बाद आस्था की आंखें खुलती हैं और फिर आस्था अनलॉक कर लेता है अपनी 5 लीफ ग्रीमवोर्ड, जिसके अंदर से आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड भी बाहर निकलती है। और वैसे किसी को नहीं पता कि ग्रीमवोर्ड्स कितने टाइप की होती हैं, तो आपका भाई है ना एडी इधर है। असल में ग्रीमवोर्ड 2 टाइप की होती हैं। एक 3 लीफ ग्रीमवोर्ड जिसके अंदर से फेथ, लव और होप होता है, जो कि पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इसके बाद आती है 4 लीफ ग्रीमवोर्ड, जो कि काफी रेयर ग्रीमवोर्ड होती है और इसके साथ साथ इसके अंदर एक गुड लक चार्म होता है, और जिसमें इसको भी 4 लीफ ग्रीमवोर्ड मिलती है वो काफी लकी होता है। और फिर आखिर में आती है बारी 5 लीफ ग्रीमवोर्ड की, जिसके अंदर छुपा होता है एक डीमन, जो कि इतनी रेयर बुक होती है जो कि खाली आस्था भाई के अलावा पूरी दुनिया में किसी और दूसरे बंदे के पास नहीं थी, जिसकी वजह से इस बुक को खत्म करना भी इम्पॉसिबल था। और फिर हमारे आस्था भाई अपनी स्वॉर्ड उठाते हैं, जिसको देखकर अंदर से यूनो काफी खुश होता है। लेकिन वो अलग बात है कि यूनो कभी भी शो नहीं करता, क्योंकि जब यूनो को पता चला था कि आस्था को उसकी ग्रीमवोर्ड नहीं मिली, तो यूनो भी अंदर से काफी दुखी था। लेकिन उसको शक भी था कि आस्था को कैसे ग्रीमवोर्ड नहीं मिली। लेकिन जब आस्था की 5 लीफ ग्रीमवोर्ड आती है तो वो भी काफी खुश था। और फिर हमें यूनो और आस्था के बचपन को दिखाया जाता है, जिधर बचपन से ही आस्था भाई एक शरारती लड़के थे, लेकिन हमारा आस्था भाई दिल का बहुत साफ था, इसीलिए हमेशा वो यूनो की मदद किया करता था, चाहे वो गिर जाता था या उसको जरूरत पड़ती थी। और फिर आस्था भाई यूनो को मोटिवेट भी करता था, और वो था नेवर गिव अप। इसी चक्कर में जब शाम को फादर लेटर डिलीवर करने को बोलते हैं तो आस्था ही जाना चाहता था, लेकिन फादर यूनो को भेजते हैं, क्योंकि यूनो एक समझदार लड़का था और वो जानता था कि अपने बड़ों से कैसे बात किया करते हैं। इसके बाद यूनो लेटर को उठाकर डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है, जिधर लेटर डिलीवर करने के बाद यूनो को एक गुंडा पकड़ लेता है, क्योंकि असल में तो उस गुंडे की नजर यूनो के लॉकेट पे थी। और फिर ये गुंडा यूनो को मार मार कर इसके ये लॉकेट छीन लेता है। लेकिन यूनो बेचारा भी क्या करता, वो इतना कमजोर था कि वो इस लॉकेट को इस बंदे से छीन नहीं पाता और उधर ही रोने बैठ जाता है। और फिर इसके बाद एंट्री होती है हमारे वन एंड ओनली आस्था भाई की, जो कि इधर आकर इस चोर को जोर से पकड़ लेता है। लेकिन ये बंदा आस्था भाई को बहुत गंदे वाला मारने लगता है, लेकिन आस्था भाई भी हार नहीं मानता और मार खा ही रहा होता है, चाहे उसको अपनी जान ही देनी पड़े, लेकिन वो यूनो के लॉकेट को यहाँ से जाने नहीं देगा। और आस्था भाई लड़ ही रहा होता है उस बंदे से खाली यूनो के लॉकेट के लिए। इसको देखकर ये चोर डर के मारे भाग जाता है और लॉकेट को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। ये देखते हुए यूनो जल्दी से इधर आता है और आस्था भाई से माफी मांगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनो की वजह से आस्था को इतनी चोट जो लग गई थी। लेकिन आस्था भाई की एक गंदी आदत थी कि वो हर सिचुएशन में चिल कर लेता था, कि आस्था भाई को एक दिन विजिट किंग जो बनना था और अपने से कमजोर लोगों की मदद जो करनी थी, चाहे वो कॉमनर्स हो या रॉयल्स। और इसीलिए आस्था भाई भी विजिट किंग बनना चाहता था, चाहे उसको इसके लिए कितनी ही हार्ड ट्रेनिंग करना क्यों ना पड़े। और फिर हमें करंट सिचुएशन को दिखाया जाता है, जिधर आस्था भाई गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और रेफची पे हमला करता है। और भाई साहब, आस्था भाई का मैजिक इतना तगड़ा था कि रेफची की सारी चेन गायब हो जाती हैं। और ये बात रेफची को भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें तो पता था ना, क्योंकि आस्था भाई के पास एंटी मैजिक था, जो कि काफी रेयर मैजिक होता है, जो कि तुम्हें आगे चल के ही पता चलेगा कि यह मैजिक कितना खतरनाक है। और फिर इसके बाद आस्था भाई अपनी स्वॉर्ड से रेफची पे अटैक करता है, जिसके बाद रेफची दूर जाकर दीवार में लग जाता है। इसके बाद इसकी सारी मैजिकल पावर भी खत्म हो जाती है। और फिर यूनो आस्था के पास आता है उसको थैंक्स बोलने के लिए, लेकिन क्या करें, आस्था भाई तो फिर से अपनी बुक की शो ऑफ करने लगता है यार। इसके बाद यूनो भाई चुप करके साइड पे हो जाता है और फिर यूनो आस्था से इनके आपस में हुए प्रॉमिस के बारे में पूछता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बनना था द विज़र्ड किंग। हाँ मुझे याद है यूनो, लेकिन क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे भी याद है, लेकिन क्या तुम्हें याद है? क्योंकि हमने बनना है द विज़र्ड किंग। और फिर अगले दिन से ही आस्था और यूनो दोनों ही अपनी हार्ड ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर देते हैं, अगर इनको एंट्री एग्जाम जो पास करना होगा। जिधर आस्था भाई अपनी लिमिट को सरपास करके अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था, और दूसरी तरफ से यूनो भी किसी से पीछे नहीं था, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कुछ भी हो जाए आस्था को हर हाल में विज़र्ड किंग नहीं बनने देना। इसीलिए यूनो भाई भी अपनी लिमिट्स को सरपास करते हुए काफी तगड़ी वाली ट्रेनिंग कर रहा था,
लेकिन इसी दौरान पीछे से सिस्टर लिली और चर्च के फादर ग्रीनवुड टावर में जाकर उसी फुटेज से मिलते हैं जिसने इन सबको ही इनकी ग्रीनवुड दी थी। इधर आने के बाद फादर मास्टर से आस्था की ग्रीनवुड मिलने के बारे में सवालात करने लगता है, क्योंकि ये सबको ही पता था कि भाई आस्था के अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, तो फिर उसको कैसे उसकी ग्रीनवुड मिली। और इसीलिए फादर को आस्था की काफी फिक्र थी, क्योंकि आस्था को भी गलती से ही मैजिक नाइट एंट्री एग्जाम पास करना था, लेकिन बगैर किसी मैजिक के आस्था कैसे ये एंट्री एग्जाम पास करेगा। और वैसे इन्हीं सारे चक्कर में मास्टर को खुद भी आस्था की ग्रीनवुड मिलने के बारे में यकीन नहीं था कि कैसे एक बच्चे को 5 लीव ग्रीनवुड मिल गई जिसके अंदर कोई भी मैजिकल एबिलिटीज है ही नहीं। और वैसे मैं अगर सच में बताऊं तो फादर को आस्था की बहुत फिक्र थी और वो नहीं चाहते थे कि आस्था इनको छोड़कर मैजिक नाइट एंट्री एग्जाम पास करे। इसीलिए फादर मास्टर से यहाँ पे मिलने के लिए आया था, लेकिन मास्टर ये चीज को सेंस कर लेता है और फिर फादर को समझाने लगता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वैसे भी ये एग्जाम आसानी से पास कर लेगा, लेकिन आस्था को बहुत मुश्किल आने वाली है और फिर वो फेल होकर चुप करके घर वापस आ जाएगा। ये सुनने के बाद ही फादर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन से आस्था अपनी ट्रेनिंग करने के लिए अपने ट्रेनिंग जोन में आया हुआ था कि पीछे से नैश इधर आ जाता है और आस्था से इसके मैजिक नाइट बनने के एग्जाम के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ही पता था कि आस्था ये एग्जाम पास नहीं कर पाएगा और वो फेल होकर चुप करके वापस घर आ जाएगा। तो फिर वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है और इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है? आखिरकार इनके सपने चकनाचूर जो हो जाएंगे। और वैसे भी इन सब मेहनतों का एंड रिजल्ट फेलियर तो ही है। लेकिन आस्था ये सब सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और नैश के पास आकर उसको समझाता है कि आखिरकार जो भी हो जाए हमें ख्वाब देखने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब तक हम उसके लिए मेहनत करते हैं और करते रहेंगे हम जरूर बनेंगे द मैजिक नाइट्स। और वैसे भी मैं ये तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये सब सुनने के बाद तो भाई साहब मैं तो आस्था भाई का फैन ही हो गया था, लेकिन शायद नैश भी हो गया था यार। और फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आस्था घर वापस आ रहा था, जिधर रास्ते में इसकी नजर यूनो पे पड़ती है और फिर ये दोनों रेस लगाने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों ही को एक दूसरे को पीछे से छोड़ना था और बनना था द विज़र्ड किंग। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। यूनो मैं पहले आया था, नहीं मैं पहले पहुंचा हूँ। अच्छा ये बात है, जो पहले चर्च में घुसेगा वो बनेगा विज़र्ड किंग, तो ओके फिर ये ले फिर। और धोखा देने के बाद यूनो चर्च के अंदर चला जाता है और आस्था वही हवा में उड़ता उड़ता नीचे गिर जाता है। और फिर रात को फादर इनको गुड लक कहने के लिए इनके लिए एक पार्टी का इंतजाम करता है। यहाँ पे फादर ने तमाम गांव से सारे आलू लेकर एक पार्टी का इंतजाम किया था। ये देखकर आस्था खुशी के मारे रोने लगता है, लेकिन शायद फादर आस्था का दिल तोड़ देता है, क्योंकि ये पार्टी फादर ने आस्था के लिए नहीं रखी थी भाई, बल्कि यूनो के लिए रखी थी। इसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है, तो फिर फादर उसको समझाते हैं कि देखो आस्था बेटा, हमें पता है कि यूनो ये एंट्री एग्जाम पास कर लेगा, लेकिन तुम्हें फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सब तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम फेल हो जाओगे। इसको सुनकर यार आस्था भाई गुस्से के मारे पागल होने लगता है, लेकिन आस्था भाई फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि जब मैं मैजिक नाइट बन जाऊंगा तो मैं इधर आकर सिस्टर लिली से शादी कर लूंगा। और फिर हमें पता है कि आस्था भाई के साथ क्या ही हुआ होगा, राइट। और फिर इन सब के बाद ये लोग पार्टी स्टार्ट करते हैं और एक फैमिली की तरह अपना लास्ट डिनर एंजॉय करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे आस्था और यूनो अपने एक नए सफर के लिए आगाज करते हैं, जिधर जाने से पहले ये सारे लोग इनको गुड लक देते हैं। लेकिन नैश आस्था के पास आकर उसको कहता है कि आस्था देखो, अगर तुम मैजिक नाइट एंट्री एग्जाम पास करने में कामयाब हो जाओगे तो मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा हम जैसे कॉमर्स लोग और गरीब लोग भी सपने देख सकते हैं। और फिर आस्था भाई कहता है कि हाँ ठीक है, और फिर ये लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं। लेकिन सिस्टर लिली आस्था की तरह देखकर अपने और आस्था की पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगती है, जिधर जब सिस्टर लिली आस्था से पहली बार मिलती है तो तब भी आस्था ने सिस्टर लिली को प्रपोज ही कर दिया था, यानी कि ये कीड़ा बहुत पुराना है। और फिर हमें पता है आस्था के साथ क्या हुआ होगा। और फिर जब यूनो आस्था को टूटा फूटा लेकर अपने साथ लेकर घर वापस आया हुआ था, तो तब भी आस्था भाई ने सिस्टर लिली से शादी करने का प्रपोज कर दिया था, यानी कि आस्था भाई का ये शादी करने वाला कीड़ा बहुत पुराना है। पता नहीं आस्था भाई ने सिस्टर लिली में ऐसा क्या देखा है जो अभी तक हमने नहीं देखा। वेट होए, गलत मत समझना, ठीक है? जरूर आस्था भाई को फर्स्ट लव साइड हुआ होगा। और फिर रास्ते में जब आस्था और यूनो साथ जा रहे थे तो तब भी आस्था इस टाइम पे अपने और सिस्टर लिली की शादी करने के बारे में सोच रहा था। ओ माय प्रिंसेस, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए मेरी तो विजिट किंग की? हाँ क्यों नहीं माय प्रिंस। और फिर ये दोनों ही निकल पड़ते हैं, लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी। हाँ ये वाली। ऐसा तू उस डंडी के साथ क्या कर रहा है?
कुछ नहीं, बस जरा उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था भाई। और फिर आखिरकार ये दोनों काफी मुश्किलात को पार करते हुए पहुंच जाते हैं द क्लोवर किंगडम, जहाँ पे होना था यूनो और आस्था का एंट्री एग्जाम। एंट्री एग्जाम की वीडियो देखने के लिए तुम सारे लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हो। तुम लोगों की पूरी मर्जी है, तुम लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हो, चाहे मुझे गालियां दे दो। ओए वेट अ मिनट, मेरा वो मतलब नहीं था, यानी कि मुझे गालियां नहीं देना, मुझे गालियां देने की कोई जरूरत नहीं है यार, बस कमेंट में कुछ भी जाके लिख देना, क्योंकि यार नेक्स्ट वीडियो भी काफी कमाल की होने वाली है। तो यार कोशिश करना कि अगली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आशा भाई को मैजिक नाइट एंट्री एग्जाम जो पास करना है, तो वो वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो का टारगेट काफी कम रखा है, मैंने रखा है खाली 20 कमेंट्स। तो फिर जल्दी से कुछ भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँ। और वैसे अपने एडी क्रिएटर भाई को नहीं भूलना, एडी क्रिएटर भाई को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना कहीं पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see, whoa.